बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी। बिस्मिल्लाह करते हैं जी। आज का हमारा टॉपिक है इमोशनल रीज़निंग। एनीथिंग दैट यू हैव टू से अबाउट इमोशनल रीज़निंग। ये भी बहुत होती है जी हमारे यहाँ क्या दुनिया में ये इमोशनल रीज़निंग इज़ अ वेरी कॉमन थिंग कि हम ये समझते हैं कि बिकॉज़ वी आर फीलिंग एंग्शियस देयरफॉर समथिंग मस्ट बी गोइंग रॉन्ग। कुछ गड़बड़ है क्योंकि मेरी फीलिंग ये है। तो इस तरह से जी, शबाना आप अनम्यूट कर लीजिएगा। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी। जी, ये जो इमोशनल रीज़निंग पर जब मैंने रिफ्लेक्ट किया, तो जो क्लैरिटी आहिस्ता-आहिस्ता आ रही है, उसमें काफ़ी ज़्यादा इज़ाफ़ा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। ख़ास तौर पे जो मेरा कोर बिलीफ है कि माय पास्ट रिमेन्स आर इम्पोर्टेंट एंड बिकॉज़ समथिंग वन्स स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड माय लाइफ, इट हैज़ टू कीप डिटरमिनिंग माय फीलिंग्स एंड बिहेवियर टुडे। तो जब से आपसे रहनुमाइयाँ जो भी कोशिश शुरू की, तो ये नहीं मुझसे हो पा रहा था। तो जब मैंने इस पे रिफ्लेक्ट किया तो मुझे लगा कि लाइक मैंने लेट गो किया है सही बात में, कि सही तरह लेट गो कर दिया है, जो भी हुआ। मैं आपको पता है अब्बा जी मेरे का दुनिया से जाना, चाचा और भाई के साथ जो भी, मैंने उसको लेट क्यों किया, मैंने कहा इट इज़ पास्ट। अब मेरी फीलिंग्स और इमोशंस मैं इन्हें कंट्रोल कर सकती हूँ, और इसमें अगेन एक तो फोकस वाली 3 मिनट मेडिटेशन जो है वो मुझे हेल्प कर रही है, प्लस रिफ्लेक्शन जर्नल। और ये जो कल हानका वाला सेशन था जिसमें कि डिटर्मिनिस्टिक जो अप्रोच थी, वो इससे मैंने काफ़ी रिलेट कर पाई, क्योंकि मैं ये कहती थी मेरे जीन्स में डिप्रेशन है इसलिए मुझे डिप्रेशन हो गया है, और चूँकि एनवायरमेंटल भाई ने ऐसे किया इसलिए चाचा की वाइफ ने ऐसे किया, अम्मी ने ऐसे किया, साइकिक डिटर्मिनिज़्म, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज़्म, ये सारी अ, और लाइक आई एम फीलिंग वेरी रिलेटेबल, एंड इस पे रिफ्लेक्शन ने हेल्प किया। आपने कुछ अपनी डिस्टॉर्शंस को सही करने में मदद मिल रही है और मिलती रहेगी, कोशिश जारी है। इंशाल्लाह दैट्स जी, ऑल। इंशाल्लाह। थैंक यू फॉर शेयरिंग जी। जी एंड अभी हम इंशाल्लाह ये ख़त्म करके तो वी विल बी टेकिंग अप अ फ्यू कॉग्निटिव टेक्निक्स तो बहुत सारी हैं, वो अगर आप देखना चाहें तो वो डेविड बर्न्स की किताब भी देख सकते हैं, और भी चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ें हैं। वैसे ही आप देख लें कि क्या टेक्निक्स हैं, कॉग्निटिव टेक्निक्स क्या हैं, तो आपको मिल जाएंगी काफ़ी। यानी इसमें कोई कमी नहीं है, कोई बहुत टेक्निकल चीज़ें नहीं है, ये सिर्फ अपनी अपनी अंदर की रिफ्रेमिंग है, उस पे गौर करना है। मिसाल के तौर पर अगर आप ये समझ रहे हैं ऑल और नथिंग अप्रोच में खड़े हैं और आपको ये लगता है कि ये सब गड़बड़ हो गई, तो सिर्फ ये सोचना है कि क्या ठीक भी है। ठीक है, देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच आर राइट, आई एम ओनली फोकसिंग ऑन व्हाट इज़ रॉन्ग। तो हाँ, इस तरह से इसमें यही अपने मैं कर रही थी। यही जी कर सॉरी। रही थी मैं, काफ़ी सालों से कर रही थी कि अगर दिन भर में मैंने सही काम किया, सबका सब खुश हैं, ठीक है? यानी वो खुश हैं तो मैं खुश हूँ, और मैं भी ठीक कर रही हूँ तो मैं खुश हूँ। कहीं उनसे कोई गलत बात हो गई, मेरे हस्बैंड जो हैं, या मुझसे उनसे मुझे लगा कि मैंने उनसे डिसरिस्पेक्टफुल बात की है, मुझे तो नहीं करनी थी, मेरा विज़न है, तो मैं तो बहुत बुरी हूँ, मैं तो बहुत बदतमीज़ झगड़ालू हूँ। मैं ऐसे अपने आप को कंडेम करती थी। प्लस पूरा महीना अच्छा-अच्छा गुज़रा है ना, एक दिन कुछ हो गया है, खुशी, गारत, डिप्रेस कई-कई दिनों के लिए, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? तो जैसे उससे भी अभी फ्रीडम, ऐसे आज़ाद-आज़ाद हल्का महसूस हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह करेक्ट। तेरा शुक्र है। और ये जो है एक और बात, वो भी एक सेशन में आपने की थी, अब वो समझ आई है कि आपने कहा था व्हेन यू आर रेडी, टीचर इज़ देयर। तो जैसे आपने भी हवाला दिया डेविड बर्न्स, तो मैंने इसको बहुत रिलीजियसली पढ़ा जब मेरा डायग्नोसिस हुआ, और फिर मुझे इलेक्ट्रिक कन्वल्सिव थेरेपी के बाद में थोड़ी बेहतर हुई, तो मैंने इसको बहुत रिलीजियसली पढ़ा कि उसमें ये सारी ही चीज़ें हैं जो ऑलमोस्ट हम शेयर कर रहे हैं। और मुझे लगा कि अब मैं ठीक हो जाऊँगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि मैंने पढ़ी, ठीक है? जैसे कि आप कहते हैं कि इन्फॉर्मेशन, कुछ मेरे अंदर इन्फॉर्मेशन ने कोई फ़र्क नहीं डाला। अब जबकि मैं उस इन्फॉर्मेशन को इंटरनलाइज़ और प्रैक्टिस कर रही हूँ,
तो लाइक आई कैन सी द डिफरेंस। और फिर मुझे जो फीडबैक मिल रहा है मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चों से खासतौर पे, वो भी मुझे एनकरेज कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब माशाल्लाह जी, सबसे बड़ा फर्क माशाल्लाह। ये है कि मैंने फीडबैक लेना शुरू कर दिए, वरना मैं कहाँ फीडबैक लेती, मैं ठीक थी और सब गलत थे। हुँ, बिल्कुल ठीक है। आई थिंक अल्हम्दुलिल्लाह। दैट्स द मेन डिफरेंस एक्चुअली। इससे नहीं फ़र्क पड़ता कि एक बात क्या कही जा रही है। अगर आपने समझ लिया और बस इधर रुक गए हैं, तो इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको इसको इंटीग्रेट करना है अपने अंदर और अमल में ढालना है। जब आप अमल में ढालेंगे तो फ़र्क पड़ेगा। थैंक यू जी। जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ये शेयरिंग। थॉट्स की मसला था, और थॉट्स फोकस करने और थॉट्स को पीछे रेट्रोस्पेक्ट करने में, रिफ्लेक्ट करने में थोड़ी क्लैरिटी आ रही है। यानी शीशा साफ करने की बजाय मैंने मुंह साफ करने की कोशिश शुरू की है। आईने पे धूल नहीं हुँ, है। राइट, शुक्रिया। राइट। थैंक यू जी, थैंक यू। सर ये जो प्रोजेक्शन हम करते हैं अपनी ही फीलिंग्स पे कि दूसरों के ऊपर, ये भी कि इसी में फ़ॉल करता है? नहीं, ये तो उसकी है फ्रॉइडियन है ना। ये तो बेसिकली यानी जब जब मैं अपने अंदर जो फीलिंग डेवलप हो जाती है तो मैं दूसरे के ऊपर वो अप्लाई कर देता हूँ। तो ये दिस इज़ नॉट कॉग्निटिव। ये उसका अंदर का मैकेनिज़्म है कि जिसमें वो कर रहा होता है। लेकिन ये कि असल में अगर हम इन चीज़ों को भी समझ लेंगे तो वो हमारी गिरफ्त में आ जाएँगी। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो हम खुद कर सकते हैं। मैं उनमें ज़्यादा कंफर्टेबल भी रहता हूँ और उनमें ज़्यादा उनका प्रचार भी उन्हीं का ज़्यादा करता हूँ। जो वो चीज़ें हैं ना कि जिनके बारे में आप यू आर ऑलवेज़ डिपेंडेंट ऑन द थेरेपिस्ट फॉर इंस्टेंस, या ये कि किसी के पास जाकर ही मामला ठीक होगा। आई एम नॉट टू मच और कई दफ़ा तो क्योंकि फ्रॉइडियन खुद जो है जो अप्रोच है वो काफ़ी हद तक साइकिक डिटर्मिनिज्म पे बेस्ड है। ये बात भी क्लियर कर लेनी चाहिए। कुछ लोगों को कल मुझे उनके सवालात से बाद में सुन के ये एहसास हुआ कि शायद वो ये समझ रहे हैं। यानी आई एम नॉट एट ऑल proponent of either of these three deterministic factors: genetic determinism, psychic determinism और जो environmental determinism है। मैं उनका बिल्कुल कायल नहीं हूँ। मैं तो डिटर्मिनिज्म का कायल ही नहीं हूँ। मैं तो ये समझता हूँ कि इंसान जब तक जीता है, अल्लाह ताला ने उसको ये इख्तियार दिया है, और वो इख्तियार प्राइमरीली अपने ऊपर दिया है कि वो एक चीज़ को एक तरह से देख रहा है, किसी और तरह से देख सकता है। यानी वो जब ये रियलाइज़ कर ले कि असल में प्रॉब्लम मेरे अंदर है, यानी मेरी मेरी नज़र, मेरे फ़हम, मेरी परसेप्शन, मेरी फीलिंग्स, मेरी थॉट्स, ये मुझे ठीक करनी है और मैं यही ठीक कर सकता हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। यानी आई कैन ये सब कुछ ठीक करने के बाद भी मुझे रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा या नहीं मिलेगा, नो गारंटीज़। जो चीज़ गारंटी की जा सकती है वो ये कि आपकी अपनी फीलिंग्स बेहतर हो जाएँगी, बस दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। नहीं, सर मैं ये पूछ रही थी जैसे आप अगर जब आप खुद दुखी होते हैं तो आपको लगता है कि बाकी लोग भी दुखी हैं, या राइट। वो वाली जो प्रोजेक्शन होती है, अपने मूड्स की प्रोजेक्शन जो आप आपको दुनिया ब्लीक नज़र आने लग पड़ती है ना। जी सर। ऐसा तो होता है। तो ये जो बात है, आप जब दुखी होते हैं, तो ऐसा अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई, तो नाउ दैट यू कैन वर्क ऑन इज़ कि मैं दुखी क्यों हूँ? व्हाट इज़ इट? डू आई नीड टू ग्रीव अबाउट समथिंग? अगर ग्रीव का मसला है तो ग्रीव कर लेना चाहिए। ये सारी इमोशंस बड़ी अच्छी हैं, यानी स्लो डाउन कर लें अपने आप को। अगर रोना आता है तो रो लें। अ, अल्लाह ताला के साथ अपने अपने दुःख को बयान करें। इसको जितना हो सके, और फिर इसके इसके उसके फ़ैसले के ऊपर इत्मीनान रखें कि वो जो फ़ैसला कर रहा है वो ठीक भी होगा। और इस एस्पेक्ट को अपने अंदर ये सब कुछ हम सोच रहे हैं। हमारी ये सोच जो है, ये हमारी फीलिंग्स के ऊपर असर डालेगी और हमें दुनिया भी ठीक नज़र आने लग पड़ेगी। असल में ये है, जो मेरी जो अप्रोच होगी वो ये होगी। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। असद साहब आप कर लें अनम्यूट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी। अच्छा सर, मेरा सवाल कल के सेशन के मुताल्लिक था। आपने वो टेक्नीक शेयर की थी 3 मिनट टेक्नीक, आप उसको इलैबोरेट कर देंगे थोड़ा-सा फोकस के लिए जो आपने टेक्नीक बताई थी?
जी, मैंने ये बताया जो उसमें मैंने शेयर किया हुआ है, वो मैंने अलग से भी वैसे लिख भी दिया था ब्रीफली, और कोशिश की उसको बयान कर दूँ, फिर कर देता हूँ। यानी आपने रिलैक्स करके अपने आप को 3 मिनट के लिए रिलैक्स कर लें। अपनी गर्दन, अपने शोल्डर्स के ऊपर फोकस करें ख़ास तौर पर, और उनको रिलैक्स कर लें। थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कर लें। आंखें बंद करने से पहले कोई चूज़ एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट, इट कैन बी योर इंटरनल ऑब्जेक्ट, इट कैन बी योर ब्रीदिंग। ब्रीदिंग में थोड़ी सी कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है, अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो फिर ब्रीदिंग भी कर सकते हैं। अच्छा, ये करके आपने जस्ट फोकस, मैं जो करता हूँ वो ये करता हूँ कि आई वुड फोकस माई ब्रेन ऑन वेयर आर माई आइज़। ठीक है, मैं ये फोकस करने लग पड़ता हूँ कि मेरी आंखें किधर हैं, किधर मूव कर रही हैं। आंखें बंद हैं अगरचे, लेकिन मूव कर रही हैं, हम ज़ाहिर है आंखें बंद करके ही मूव कर सकते हैं। तो ये मैं इस पे फोकस कर लिया मैंने। अब 3 मिनट तक मैंने टाइमर लगा लिया। अगर मैं लेट गया हूँ, सोने के लिए लेट गया हूँ, तो फिर टाइमर की ज़रूरत नहीं है, खुद ही मैं सो जाऊँगा। तो अब आपने ये जो फोकस है, इसको सिर्फ इस पे रखना है कि मैंने जिस चीज़ के बारे में डिसाइड किया है, वो कोई एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट हो सकता है, वो कोई कोई घड़ी हो सकती है, वो कोई मेरे कान हो सकते हैं, मेरे बाल हो सकते हैं, मेरी आंखें हो सकती हैं। मैंने उससे फोकस कर लिया एंड आई एम जस्ट ऑब्जर्विंग। अब देखिए, मैं 2 बातें की हैं, इन दोनों को ज़रा गौर कीजिएगा। फोकस मैंने उस पे किया है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे, लेकिन मेरा दिमाग सिर्फ ये देख रहा है कि मेरी आंखें किधर हैं। यानी मेरा दिमाग ये देख रहा है कि मेरी आंखें मूव तो नहीं कर रही ज़्यादा, आर दे स्टैटिक, आर दे मूविंग, और उसको ऑब्जर्व कर रहा है। अब ये मैं इस जगह पे खड़ा हूँ और अचानक कोई ख्याल आ जाएगा और मैं उसके पीछे पड़ जाऊँगा। वो ख्याल जो है वो मुझे उसके मैं आई एम फॉलोइंग दैट एंड देन आई रियलाइज़ कि ओहो, आई वाज़ सपोज्ड टू बी वॉचिंग माय आईज़, सो आई ब्रिंग माई सेल्फ बैक ऑन माई आईज़। थोड़ी देर के बाद फिर ख्याल आ जाएगा, फिर मैं उसको फॉलो कर लूँगा। ये जो प्रोसेस है, इसमें बार बार कॉन्शियस होना, कॉन्शियस होके वापस अपने आप को उस पे लेके आना जो आपने डिसाइड किया हुआ है, ये एक्सरसाइज करनी है। एंड ड्यूरिंग द प्रोसेस ट्राई टू कीप योर सेल्फ काम, ट्राई टू थोड़ी अपने शोल्डर्स को, अपने नेक को ज़रूर ऑब्जर्व करते रहें कि वो कहीं टेंस तो नहीं हो गई है, क्योंकि जब आपको ख्याल आएगा तो वो थोड़ी सी अलर्ट हो जाएगी, नेक और शोल्डर्स अलर्ट हो जाएंगे। ये भी चीज़ें जो हैं, इनको भी देखें। ये काम अगर आप कर रहे हैं and you keep doing it for 3 minutes and you repeat it, let's say 5-6 times a day, तो inshallah in due time, in about, well, I don't know, जितना आप इसको consistently कर सकेंगे, in due time आपको अपनी थॉट्स को रोकने, यानी अनवांटेड थॉट्स से अपनी नज़र हटाने, इसकी प्रैक्टिस होनी शुरू हो जाएगी। यानी यूँ समझ लें कि असल में ट्रिगर्स को हम नहीं रोकेंगे, ट्रिगर्स हम रोक नहीं सकते। ट्रिगर्स का मतलब ये है कि कोई थॉट आ गई है। अब वो जो थॉट आ गई है, मैंने उसके पीछे जाकर असल में अपने आप को ख़राब कर रहा हूँ। यानी अचानक एक थॉट आ गई किसी दुखी मामले की, किसी गुस्से की बात की, और मैंने किसी डिप्रेसिव थॉट की, ये आ गई कि उसने ये क्यों कह दिया था, और फिर मैंने उस एक्सरसाइज को खुली आंखों से यूज़ करते हुए अब मैंने अपने आप को उधर से हटा लेना है। हटा के मैंने अपने काम जो मैं कर रहा हूँ उधर लगा लेना है। यानी हटाने की इतनी ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ असल में अपने फोकस को पॉजिटिव, जिस तरह कल रेहान बात कर रहे थे ना कि इट इज़ नॉट अबाउट, नहीं मैंने ये नहीं सोचना, नहीं, ये है कि मैंने ये सोचना है। आई हैव टू ब्रिंग माई सेल्फ हेयर। यू हैव टू हैव, ये जहन में रखिएगा हमेशा कि ज़िंदगी में पॉजिटिव काम करने के लिए नेगेटिव काम ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। ठीक है, आपके पास एक 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 स्ट्रॉन्गर यस होना चाहिए कि मैंने ये करना है, उस पर मैंने फोकस करना है। जब आप ये करने लग पड़ेंगे तो अब आपके लिए उन नेगेटिव चीज़ों को कि जो आती रहेंगी, जहन में चलती रहेंगी, बार बार ट्रिगर होंगी, उनसे अपने आप को वापस लाने में उस पॉजिटिव काम की तरफ ये आसानी होगी। सो डिटर्मिन समथिंग, ये बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आपने अपने जहन को खाली करना है, नहीं, ये नहीं कह रहा मैं ये कह रहा हूँ कि आपने अपने आप को जिस चीज़ पे आपने डिसाइड किया है उस पे फोकस्ड रखना है। हट गया ज़हन, वापस ले आएँ, हट गया ज़हन, वापस ले आएँ। इसमें देयर आर गोइंग टू बी 2 स्टेप्स इन्वॉल्व्ड। आप कॉन्शियस हुए हैं,
सबसे पहले कि ओहो मैं हट गया हूँ, और कॉन्शियस होने के बाद आपके अंदर ये सलाहियत डेवलप हो रही है अब कि मैंने वापस लेके आना है। जो चीज़ आपको नोटिस करनी है, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, वो ये है कि जब आप वापस लाएंगे तो थॉट एक पैसिव तरीके से, एक साइलेंट तरीके से मौजूद रहेगी, पीछे नहीं जा रहे आप उसके, इसलिए थोड़ी देर के बाद वो वैनिश हो जाएगी, कोई नई आ जाएगी या वही फिर दोबारा आ जाएगी। लेकिन आप जब तक उसको फॉलो नहीं करेंगे, उसके अंदर एनर्जी असल में आपके फॉलो करने से पैदा होती है। ऐसे ही ख्याल आया, मैं चल रहा हूँ यार, इस बच्चे का लगता है ये काफ़ी तकलीफ़ में है, और रास्ते पे जा रहा हूँ और नहीं रुका, और बस ये सोच के तो आगे चला गया। तो अब वो बच्चा मेरे दिमाग पे तारी नहीं रहेगा, वो बच्चा जो है वो मैं लेकर आऊँगा और फिर से उसकी थॉट के पीछे जाऊँगा, तो फिर वो दैट इज़ गोइंग टू हेल्प, दैट इज़ गोइंग टू हैव एनी इफेक्ट, अदरवाइज इट इज़ जस्ट गोइंग टू वैनिश आफ्टर सम टाइम। तो ट्रिगर्स को, वो जो कल बात कर रहे थे ना कि आपको ट्रिगरिंग थॉट्स तो हज़ारों आएंगी दिन दिन में, आती भी हैं, कईयों को हम फॉलो करते हैं, कईयों को नहीं करते। आपको प्लेजेंट थॉट्स जो हैं उनको फॉलो करने में थोड़ी ज़हमत होती है जिस वक़्त के आप डिप्रेसिव होते हैं या गुस्से में होते हैं, तो प्लेजेंट थॉट्स को हम फॉलो नहीं करते, आती तो वो भी हैं। मैं जिस तरह कह रहा हूँ हज़ारों ट्रिगर्स आएंगे, फॉलो किसको करना है ये आपने डिसाइड करना है, और फॉलो वो करें कि जो आपने डिसाइड किया हुआ है। जी सर। अच्छा सर, आँखें बंद कर लेनी है इस टेक्निक में या खोल के भी कर सकते हैं? अभी शुरू में, मैं ये आगाज़ में जो आप प्रैक्टिस करेंगे, ये जो मैं कह रहा हूँ कि आपने इसको 3 मिनट के लिए करना है फॉर लेट्स से 5-6 टाइम्स अ डे। तो ये जो आपका करना है, इसमें आंखें बंद कर लेने का फ़ायदा होगा। उसकी वजह ये है एक, यानी हमें दुनिया में से जो हमारे स्टिमुलाई पैदा हो रहे हैं ना, जो हमारे दिमाग को एक्टिव कर देते हैं, यानी दिमाग की हालत को इस तरह समझ लें, हमारे एक मेडिटेशन के टीचर ने ये समझाया था, अशोक कुमार साहब ने, कि जैसे समंदर होता है ना, समंदर के ऊपर की लहरें जो हैं बड़ी ठाठे मार रही हैं, आप उसके अंदर डीपर अगर चले जाएं तो बड़ा पुरसकून होता है, यानी ऐसा नहीं कि वो नीचे तक जो है मीलों तक वो ठाठे मार रहा होता है, वो ऊपर ऊपर से ही होता है। हमारा दिमाग भी ऊपर ऊपर से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहता है, लेकिन एज यू मूव अ लिटिल, अपने आप को नीचे लेके जाएं जब, तो आप जिस वक्त अल्फ़ा में आते हैं, बीटा से अल्फ़ा वेव में आते हैं, तो आपको एक तो शुरू में नींद भी आ जाएगी। तो मुझे कल ही किसी ने कहा था कि मैं जब ये करती हूँ तो मैं विद इन अ फ्यू मिनट सो जाती हूँ, तो कोई बात नहीं, ये ख़त्म हो जाएगी चीज़। यानी इसका मतलब है कि ब्रेन रिलैक्स होने का इतना कम आदी है कि जैसे ही उसको थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिलती है वो फ्यूज़ हो जाता है। तो इट विल, इन ड्यू टाइम यू विल गेट आउट ऑफ इट, फिर आपको नींद नहीं आएगी। मतलब ये जो मैं बात कर रहा हूँ कि बीटा से अल्फ़ा में, इसका मतलब है कि हमारी जो सबसे ज़्यादा हमें सिग्नल्स मिल रहे हैं ना बाहर से, जो स्टिमुलस मिल आ रहा है, वो आंखों के ज़रिए से आ रहा है। कभी ये कभी ये, कभी मैं एक चीज़ देखता हूँ, ओह अच्छा ये यहाँ पे मैंने आज सफाई नहीं की, या ये मैंने ठीक नहीं रखा, या इसको इस अपनी जगह पे होना चाहिए। ये जो चीज़ें हैं मेरे अंदर ट्रिगर्स पैदा कर रही हैं, मेरी मेरी नज़र। इसलिए शुरू में जब आप इसके आगाज़ करें प्रैक्टिस की, तो इट इज़ बेटर, इट इज़ एडवाइजेबल कि आंखें बंद कर लें, ताकि जो साइट के ट्रिगर्स हैं वो ना आए, वो सबसे ज़्यादा हैं। जी, जी सर। अच्छा सर, वो आप मुझे आर्टिकल का नाम बता देंगे जो आपने लिखा है इस टेक्निक के बारे में? आप बता रहे थे। आई थिंक 3 मिनट ड्रिल, आप अगर 3 मिनट ड्रिल लिखें ना, 3 मिनट भी लिखेंगे उस पे साइट पे जाके, तो वो आपको मिल जाना चाहिए आर्टिकल। या अगर ना मिले तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको ढूँढ लूँगा। वैसे उसमें सर्च का जो है ना, उस पे अगर आप सिर्फ 3 मिनट लिखेंगे, राइट 3 डिजिट्स और जी, जी। डैश मिनट, ओके सर। 3 मिनट्स या 3, वो मेरा ख़्याल है डिजिट्स में ही लिखा होगा मैंने, लेकिन ट्राई कर लीजिएगा दूसरा भी। ओके। अच्छा सर, लास्ट में आपसे कोई बुक की सजेशन चाहिए? वो आपने जो कैरेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, उसमें आपने बताया कि वो मैंने आपकी तीनों वीडियोज़ देखी थी मैंने, तो आपने इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में बताया था। तो कोई बुक सजेस्ट कर दें इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में? इमोशनल इंटेलिजेंस की इंट्रोडक्शन के बारे में मेरा ख़्याल है डैनियल गोलमैन की बुक बहुत अच्छी है जी, इंट्रोडक्शन के हवाले से। ठीक है जी, और फिर उसके बाद वंस यू हैव दैट डिज़ायर टू नो मोर अबाउट इट, फिर तो देयर इज़ नो लिमिट। आप जितनी मर्ज़ी पढ़ते जाएँ उस पे। लेकिन एक जनरल इंट्रोडक्शन डैनियल गोलमैन का बहुत अच्छा है।
ओके सर, बहुत शुक्रिया सर आपका। लेकिन ये बात ज़हन में रखें, मैं आई एम नॉट टेकिंग एनी क्रेडिट अवे फ्रॉम हिम। आमतौर पे लोग ये समझते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस डैनियल गोलमैन ने इंट्रोड्यूस कराया पब्लिक के लेवल पे। इसको दरियाफ्त करने वाले 2 अलग लोग हैं। एक का नाम सेलोवी है, सेलोवी, मार्क मार्क ब्रैकेट इनका शागिर्द है। मार्क ब्रैकेट की किताब भी अच्छी है, उसका नाम है परमिशन टू फील, समथिंग लाइक दैट, परमिशन टू फील, वो भी अच्छी किताब है। तो इसमें इमोशनल इंटेलिजेंस में भी देयर आर वेरियस मेथड्स। तो मैं जिस मेथड को जनरली आपको इंट्रोड्यूस भी करा दूंगा आगे, वो 6 सेकंड्स का, वो क्यों कराता हूँ मैं, व्हाई डू आई लाइक दैट, इट इज़ मोर प्रैक्टिस ओरिएंटेड, इट इज़ नॉट फिलोसॉफिकल, इट इज़ मोर प्रैक्टिस ओरिएंटेड कि आप ये करें फिर ये करें फिर ये करें, वो स्टेप वाइज जिस तरह मैं पसंद करता हूँ चीज़ें वो उस तरह से। जी सर, बहुत शुक्रिया सर। नौशाबा आप अनम्यूट कर लीजिएगा। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी। कैसे हैं सर? अल्लाह का बड़ा शुक्र, आप सुनाइए। जी, अल्लाह का शुक्र। सर, मुझे समझ नहीं आ रही खैर अपनी बात कहाँ से शुरू करूँ। मुझे ये जो आपका पढ़ा था, जो अभी आपने इसमें, तो इसमें फीलिंग और थॉट्स का काफ़ी मुझे इंटरेस्टिंग लगा, और उसमें जो आपके पॉइंट्स थे वो भी, उसमें एक तो ये है कि बचपन का आपने लिखा था कि बहुत सारी चीज़ें हम ये समझते हैं कि ये हमारे बचपन की वज़ह से हमारी फीलिंग और थॉट्स आज भी हमें अफ़ेक्ट कर रही हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि ये अफ़ेक्ट मतलब एक अज़म्पशन है ये, या वाक़ई इंसान की पर्सनैलिटी में ये बचपन की चीज़ें अफ़ेक्ट करती हैं इंसान का? हो सकती है, हो सकती है। इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। असल में मेरे लिए ये बात जो है कि मैं ऐसा क्यों हूँ, ये कोई बहुत इम्पोर्टेंस की हामिल नहीं है। एज़ लॉन्ग एज़ आई हैव द कन्विक्शन एंड द कमिटमेंट कि मैंने अपने आप को बेहतर करना है। अच्छा, यानी वो किस वजह से हो गया, उसको मैं कुछ कर नहीं सकता ना। लेट्स से बचपन में तो जाके मैं कुछ कर नहीं सकता। मैं क्या कर सकता हूँ कि मिसाल के तौर पर अगर किसी बचपन का वाक़या जो मुझे याद है, वो अगर तकलीफ़ पहुँचा रहा है, तो मैं उस वाक़ये को भी पॉज़िटिवली रिफ्रेम कर सकता हूँ। सही। ठीक है? यानी मिसाल के तौर पर मुझे लगता है कि माय 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 पेरेंट्स वर नॉट वेरी फेयर टू मी, लेट्स से, और ये चीज़ मुझे बड़ी तकलीफ़ पहुँचाती रहती है। तो मैं एक दफ़ा उनके पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करूँ चीज़ों को, कि वो क्या थे, उनकी क्या फ़ाइनेंशियल सिचुएशन क्या थी, वो जितना बेहतर कर सकते थे मेरे लिए किया उन्होंने। जब मैं इस तरफ से अप्रोच करूँगा तो वो रिफ्रेमिंग हो रही है। यानी मिसाल के तौर पर सख्ती थी मेरे ऊपर, तो उस सख्ती के नतीजे में आई आई डेवलप्ड एन इंटरेस्ट इन रीडिंग। ठीक है, जो कुछ मैं बन गया फिर उसके नतीजे में, मैं वो जो उस वक़्त बनना चाह रहा था, जो शायद मैं कभी भी ना बन सकता, और अगर बनता भी तो वो करियर ख़त्म हो चुका होता। वो आई वांटेड टू जॉइन स्पोर्ट्स, ठीक है जी, आई वांटेड टू प्ले क्रिकेट, और इसमें मुझे अपने पेरेंट्स की तरफ से बड़ी स्ट्रिक्टनेस मिली। तो मैं उसके बारे में जब अगर ग्रज रखना चाहूँ तो ग्रज रख सकता हूँ, ये मेरी चॉइस है। और मैं उसको अगर रीफ्रेम कर दूँ कि असल में वो ये देख रहे थे, वो ये कर रहे थे, और उसके नतीजे में, उस सख्ती के नतीजे में मैं अपनी पढ़ाई में बेहतर हो गया। ठीक है? तो इसको मैं अपने अंदर से वो जो ग्रजेस हैं, उनको पैसिफाई कर सकता हूँ। यानी बचपन को तो जाके चेंज नहीं कर सकता। वो जो भी था, उनकी जो भी वजह थी, आई कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, लेकिन मैं अपने ज़हन को ठीक कर सकता हूँ। सही। तो सर, उसी से आगे फिर मेरा आगे क्वेश्चन है कि मेरी अम्मी जो हैं वो काफ़ी सीवियर एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन की पेशेंट हैं। तो आजकल वो मेरे पास आई हुई हैं और उनको काफ़ी ज़्यादा मसला हुआ है। अब वो जब मैं उनको पूरा दिन वैसे देखती हूँ ना, तो मेरी अपनी फीलिंग्स और थॉट्स काफ़ी कई दफ़ा डिफरेंट हो जाती हैं। हत्ता कि मैं बड़ी कोशिश करती हूँ कि मैंने बड़ा काम रहना है, बड़ी दुआ भी कर रही हूँ कि अल्लाह ताला मुझे काम रख, मैं उनके साथ पॉज़िटिव बात करूँ। लेकिन इन द एंड मुझे लगता है कि मैं अपना आप ना थोड़ा-सा लूज़ कर देती हूँ, और फिर उसके लिए मुझे बहुत अफ़सोस होता है कि मैंने क्यों अपने आप को लूज़ किया। चाहे वो 1 सेकंड का लूज़ हो या मेरी थॉट्स में भी आ जाए गुस्सा, तो फिर मैं उसमें ना बड़ी गिल्टी में चली जाती हूँ, और फिर मैं सोचती हूँ इनके कंट्रोल में नहीं है, या उनको समझाऊँ, या मतलब इस पॉइंट पे आप मुझे क्या सजेस्ट करेंगे कि मैं अपनी फीलिंग और थॉट्स को कैसे काम काम रखूँ? मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि ये जो सिचुएशन आपको अल्लाह ताला ने पेश कर दी है, ये इतनी बड़ी अपॉर्च्युनिटी बना लें
अल्लाह ताला की जन्नत कमाने के लिए कि सब कुछ धुल जाए, सभी कुछ धुल जाए, ठीक है? यानी ये जो मौका है इसको अपने आप को बार-बार इस तरफ लेके आएँ कि ये जो कुछ तकलीफ़ यानी ये जो कुछ आपको इस वक़्त सिचुएशन पेश आ रही है, जो कुछ भी मुश्किल है और यकीनन बहुत मुश्किल है, इसको आपने अपने ज़हन में अपॉर्च्युनिटी बना लेना है कि ये मुझे अल्लाह की तरफ से एक मौका मिल गया है खुदा की जन्नत कमाने का एंड ये किसी वक़्त भी ख़त्म हो जाएगा। यानी दिस इज़ नॉट गोइंग टू लास्ट। नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज़ गोइंग टू लास्ट। लेकिन जब ये लास्ट नहीं करेगा मुझे याद है कई मर्तबा मेरे साथ ये ज़िंदगी में हुआ है और ये वाक़या आपसे मैं बिल्कुल ऑनेस्टली शेयर कर रहा हूँ बड़ी शर्मिंदगी के साथ कि कई मर्तबा ज़िंदगी में ऐसे हुआ है मेरे साथ कि रमज़ान के एंड पे ये ख़्याल आया कि कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मैंने मिस कर दी। यानी मिस कर दी का मतलब उससे पूरा फ़ायदा नहीं उठाया जितना उठाना चाहिए था। यानी काश मैंने अपनी रूटीन्स ऐसी रखी होती कि जिससे मैं ज़्यादा कर लेता और भी ज़्यादा कर लेता, इससे ज़्यादा कर सकता था, मुझे खला नज़र आते थे। वो जब टाइम हाथ से निकल जाता है तो फिर तो चला गया ना। यानी एंड इट इज़ गोइंग टू पास, दिस इज़ फॉर श्योर, ठीक जी है? सर, यही आप यही जी, चीज़ ना, मतलब जो आप कह रहे हैं मैं इसको भी अपने ज़हन में लाती हूँ। जो फीलिंग मुझे आती है ना, और जो थोड़ा होता है वो मुझे ये होता है ये ठीक नहीं हो रही। और दूसरा ये कि मैं दुआ भी कर रही हूँ और ये भी ज़हन में ला रही हूँ कि ये मेरे लिए एक टेस्ट की अपॉर्च्युनिटी है और अल्लाह मुझे देखना चाह रहा है कि मैं इसमें कैसे करूँगी। मैं दुआ भी कर रही हूँ उनकी सेहत के लिए। ये तो आप जानती हैं ना, ये तो आपका आपका अब नाउ यू नो दिस कि दिस होल लाइफ इज़ अ टेस्ट। ये ठीक हो गई तब भी टेस्ट है जो इस लेकिन एक चीज़ जो आपने यानी यकीनन करना है, यकीनन अपने अंदर बहुत ज़्यादा इसको मज़बूत करना है, वो ये कि ये जो वालदा की खिदमत एक तो वालदा, ऊपर से उनकी तबीयत अच्छी नहीं है और फिर आपको ये मौका मिल गया है। ये जो मौका है ये असल में यूँ समझ लें कि लेट्स से आपसे ये अगर कहा जाए कि अगर आप 2 महीने इस मुश्किल से गुज़र लें, सब्र के साथ, इस्तिक़ामत के साथ, इस शुक्राने के साथ और इस कमिटमेंट के साथ कि मैंने अपनी वालदा को बेहतरीन देना है, जो कुछ दे सकूँगी और मुस्कुराते हुए देना है। यानी आई विल और जो तकलीफ़ होगी वो अपने रब से बयान करनी है। तकलीफ़ रब से बयान करने में तो कभी भी प्रॉब्लम नहीं है कि परवरदिगार इनको सेहत दे दे, इनके और ये जो बात है कि ये ठीक हो जाएँ, ये ठीक क्यों नहीं हो रही हैं? ये जो एस्पेक्ट है ना, ये अपने अंदर से निकाल दें, इसको सिर्फ़ दुआ बना लें कि परवरदिगार इनकी इनके लिए आसानियाँ पैदा फ़रमा दे। ठीक है? यानी दुआ भी करनी है, खिदमत भी करनी है, इस मौके को ज़ाया नहीं होने देना। ये मौका चला गया तो फिर नहीं आएगा। यानी ये समझ के करनी है। तो यही और चीज़ ये इसके इटर्नल रिजल्ट्स होंगे, इटर्नल। यानी ये जो आपको मोमेंट्स चल रहे हैं, व्हेन यू थिंक अबाउट इट कि इस मोमेंट की अच्छाई जो है ये आपके लिए हमेशा की अच्छाई है और इस मोमेंट की बुराई जो है ये हमेशा की बुराई है। बिल्कुल। तो बस जितना इसको याद कर सकें, जितना भी ज़्यादा, आप देखेंगे ये आसान हो जाएगा। ये ऐसे ही है जिस तरह इस थॉट के बगैर ये मुश्किल होगा, इट विल बी डिफ़िकल्ट। ठीक है जी, यानी मैं इससे नहीं इसकी कमी नहीं कर रहा कि सिचुएशन मुश्किल है। एक तो अपने सारे गोल्स को सेकेंडरी बना लें, बिल्कुल। सारे ही गोल्स को, ठीक है? जी। आप यूँ समझ लें कि मुझे ये काम करने थे, ये मेरे टारगेट थे, ये सब कुछ अब सेकेंडरी है। ये खुदा चाहेगा तो इससे बेहतर हो जाएँगे जो आपने प्लान किए हुए थे। लेकिन अभी के लिए क्या करें? सिर्फ़ ये कर लें कि जो मैं कर सकती हूँ अपनी माँ को कम्फ़र्ट करने के लिए वो कर दूँगी। जो भी कर सक अच्छा कुछ नहीं आपने ना अपने भाइयों से, ना अपनी बहनों से, ना अपने रिश्तेदारों से किसी किस्म की कोई रिकॉग्निशन नहीं, सिर्फ़ ये याद रखना है कि ये अल्लाह के यहाँ नोट हो रहा है। एवरी बिट ऑफ इट इज़ बीइंग नोटेड एंड नथिंग विल गो अननोटिस्ड। अगर ये याद है तो यकीन करें कि आएगी प्रॉब्लम आएगी, इंसान है आखिर। यानी वही जो आप ही ने बात पूछी थी ना कि दर्द ख़त्म तो नहीं, दर्द तो नहीं ख़त्म हो जाएगा ना उससे। असल में वो हौसला मिल जाएगा कि हमने इस दर्द को फ़ेस करना है और अच्छे अच्छे दिल से फ़ेस करना है। अल्लाह की रज़ा के साथ फ़ेस करना है। वो सर मुझे जो फीलिंग आती है ना, तो वो एक डर होता है, मतलब उनकी फीलिंग को देख के ना, मैं जब देखती हूँ, तो मतलब उन्हें मैं टाइम भी दे रही हूँ। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं, मतलब आजकल सब एक्टिविटीज़ मैंने ख़त्म कर दी हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मैं टाइम उनके साथ बैठती हूँ, उनको देखती हूँ। जो लेकिन मुझे एक अपने अंदर एक फीलिंग आती है ना, मतलब उस पे मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही, यानी कि एक डर है।
और मुझे वो है कि अल्लाह, वो जिस तरह आपने कहा कि वो अल्लाह की कुछ इमानत है, एक वक़्त होगा कि हम नहीं होंगे या वो नहीं होंगे, कुछ भी हो राइट, सकता है ज़िंदगी में। लेकिन वो राइट। डर पता नहीं क्यों मुझे ना डर क्या है? इसमें डर क्या है आपको? सर मुझे बस ये डर लगता है कि मैं उनकी ना कहीं खिदमत में कोई कमी ना हो जाए, या मैं उस अपॉर्च्युनिटी को मिस ना कर लूँ, या वो ये आप इसके ऊपर जितना चाहें रिफ्लेक्ट कर लें। ये आपको याद है मैंने ये कहा था कि डर अच्छी चीज़ होती है, जी, ठीक है? डर असल में क्या चीज़ होती है? डर ये है कि ये जो एक बड़ी वैल्यूएबल चीज़ मुझे मिली हुई है, कहीं ये मेरे से छिन ना जाए। बिल्कुल, तो अगर ये और ये छिन जानी है, यानी ये तो एक रियलिटी है, यानी कि ख़त्म तो हो जाना है ना ये मौका, चाहे इधर से हो जाए, चाहे उधर से हो जाए। बिल्कुल, ये तो अल्लाह का फ़ैसला है, इधर तो दुनिया के अंदर कुछ भी रहने वाला नहीं है। जब नहीं है, तो फिर इसको अल्लाह ताला के हवाले करें और जो ये प्रेज़ेंट मोमेंट है, इसको बेहतरीन बना लें। बेहतरीन बना लेने का मतलब है कि कीप रिफ्लेक्टिंग ऑन दिस कि मैंने अभी और बेहतर क्या कर सकती हूँ। इससे उस डर को रिप्लेस करें कि एक है खामखा का फ़ियर, कहीं कुछ रह तो नहीं गया। वो वाला फ़ियर तो असल में इस चक्कर में डोंट गेट ओवर ऑब्सेस्ड बाय दैट, ठीक है? लेकिन अगर कोई चीज़ आई है, सामने नोटिस में आई है, किसी बच्चे ने पॉइंट आउट कर दी है, आपके हस्बैंड ने कर दी है, भाई ने कर दी है, बहन ने कर दी है, तो ये ख़्याल ना करें कि भई तुमने देख लिया, तुमने क्यों नहीं किया? आप ये कहें कि हाँ, मैंने नोट कर लिया, आइंदा ये मैं ठीक करूँगी। सही, यानी मेक एवरीथिंग एन अपॉर्च्युनिटी, इस रास्ते की अपॉर्च्युनिटी बना लें। अल्लाह ताला हम सबको ये तौफ़ीक दे और जो मौक़े हमारी ज़िंदगियों में आएँ, हमें वो तौफ़ीक दे कि हम लूज़ ना करें, आमीन, बिकॉज़ देन इट इज़ ओनली रिग्रेट। बिल्कुल, फिर अल्लाह ताला अगर ये मौके दे रहा है, तो इससे लाज़मन फ़ायदा उठा लेने की कोशिश करें, लाज़मन। सही, ठीक है। और सर मुझे बस ये एवरीथिंग आफ्टर दिस बिकम्स सेकेंडरी, बाकी मतलब सब कुछ सेकेंडरी हो मैं जाएगा। उनको जो इस फीलिंग से वो गुज़र रही हैं, उनको मैं क्या उस वक़्त क्या कोई वर्ड्स यूज़ करूँ या क्या करूँ? मतलब मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा कि मैं उस जब वो होती हैं कुरान की बातें भी कर ली, सब कुछ, तो मुझे उन्हें समझाना चाहिए या गुड लिस्टनर बन जाऊँ बस? नहीं, नहीं, आप उनको समझाने की ज़्यादा कोशिश ना करें। अगर वो किसी दुःख में हैं, किसी प्रॉब्लम में हैं, कोई रो रही हैं, कुछ कोई एंग्ज़ायटी है, उनको गले लगा लें। यानी ये जो एस्पेक्ट है ना कि हर वक़्त समझाना नहीं है, इट्स नॉट नेसेसरी। ये ताल्लुक में तो असल में ये प्रॉब्लम ही कोई नहीं। उनके गले लगा लें, उनको उनके माथे को अपने चूम लें, टेल हर, एक्सप्रेस योर लव फॉर हर कि आपका इधर होना मेरे लिए कितना बायसे खुशकिस्मती है, कितनी खुशकिस्मती है मेरी कि आप इधर हैं। एंड कोई बात नहीं, अगर कोई मुश्किल है तो ठीक हो जाएगी सही, इंशाल्लाह। थैंक यू सर, जज़ाक यू मोस्ट वेलकम जी। जी, राफ़िया आप अनम्यूट कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम मोई साहब। हाँ, मोई साहब, मुझे ये बताइए कि अगर आपको कोई दुःख देता है किसी भी वजह से और एक्सेप्ट नहीं करता कि मैं मेरी तरफ से भी कोई गलती हो, और आप अपने आप को ही मिज़रेबल बनाते रहते हैं, डिप्रेस्ड रहते हैं, तो इसका तो हल हल क्या कोई हल नहीं है? बिकॉज़ दूसरा आपने बंदा कल ये तो पूछा था, मैंने क्या जवाब दिया था आपको? कल के सेशन में भी यही सवाल था ना? तो मैंने आपको जवाब दिया था, आपको समझ में आया वो कि आप उसको पहले एक बार बताएँ कि क्या दिया था? मुझे नहीं याद। तो अब गौर से सुन लें, फिर उस सेशन में जाके सुन लें, क्योंकि ये तो बार-बार रिपीट हो रहा है एक ही क्वेश्चन, आप उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। व्हाई आर यू, वो जो कहा है ना कि एंड इट गोज़ फॉर एवरी नेगेटिव फीलिंग। इफ यू आर होल्डिंग अ ग्रज अगेंस्ट समबडी, if you have resentment in your heart, if you are, whatever, so actually what you're doing over here is, yeah, even if you're angry at somebody, what you're doing over here is that you are taking poison and thinking that the other person will die. तो ऐसा तो नहीं होगा। यानी आपको अपने आप को ठीक करना है। इसका हाउ डू इसका यू तो और कोई हल ही नहीं है। How do you make the other person understand or even appreciate the pain the person is giving you? Or you can't do that? You can tell the other person. Okay, fine. Yeah, I'm sorry I'm repeating the question, but I'm really going through a very hard time.
and it's very difficult for me to understand why the other person can't appreciate this. Why are you so obsessed by that? Why are you so dependent on the other person's appreciation? Why don't you just think that, this is something that you have to learn and start looking at what happened on your part? इसमें आपका कोई रोल था, वो डिटरमिन कर पाए आप? और अगर वो पागल है, इतना बेवकूफ है, तो फिर उससे दूर रहना बेहतर है आपके लिए। अपने आप को इस टॉर्चर में क्यों डाल रही हैं? नहीं, I'm trying to understand my mistake and I've reflected When you on it. understand your mistake, you can ask the other person, what was my mistake? ये सब कुछ ये कर सकते हैं आप। यानी I would like to understand my mistake. What's the problem here? Why are you thinking about it? Why don't you do something about it? Yeah, I think there's a communication gap. ठीक है, I'll try. कम्युनिकेशन गैप, देखिए कम्युनिकेशन गैप रहेगा या नहीं रहेगा इसके बारे में भी कुछ नहीं। आपने क्या अब बाकी जिंदगी इसी चक्कर में रहना है? मतलब वो लेट्स से वो नहीं सुनता आपकी बात, आप ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं? आप ये कह सकते हैं, मे बी यू कैन कॉल द पर्सन, मे बी यू कैन मैसेज द पर्सन, मे बी यू कैन ट्राई टू विजिट द पर्सन। ये सब कुछ आप कर सकते हैं। Once you do that, maybe he doesn't take your call, maybe he doesn't reply to your message, maybe he doesn't open the door. फिर क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे? इससे अपने आप को उठाएं, यानी जिंदगी में ये सब कुछ हो जाएगा। अपनी गलती को रिकग्नाइज करें, उससे सीखें, उसको बेहतर करें और आगे चलें। लोगों ने तो करना है। मतलब what do we do? What is, I mean, you live in Karachi and I'm sure that there are stray dogs over there. रात को अगर कोई कुत्तों की भौंकने की आवाज आए तो क्या करती हैं? उठ के बाहर निकल जाती हैं कि ऐसी की तैसी तुम भौंक क्यों रहे हो? क्या करती हैं? Yeah. You try to close your, I mean, take your ear drums and sleep. ठीक है यार, भौंक रहे हैं तो भौंकते रहें। हम हर इशू को बना के एक प्रॉब्लम क्रिएट करके अपने लिए क्यों इतना परेशान हो जाते हैं? नहीं, चलने दें, वो नहीं रियलाइज कर रहा तो क्या कर सकते हैं? बात करके कोशिश कर लें, हो सकता है बात भी ना करे वो, फिर क्या करेंगे? तो अपने अपने आप को देखें। मेरा तो सारा फोकस ही ये रहा है, और जब से आप शामिल हैं, आपके तकरीबन हर सवाल के जवाब में मैंने यही कहा है कि आप क्या कर सकते हैं? व्हाट कैन यू डू? थिंक अबाउट व्हाट यू कैन यू डू एंड डू इट, एंड मे बी इट विल स्टिल नॉट वर्क, but still keep thinking about what you can do, because you don't know what will work and not. Because if you start thinking about what will work, you're again getting out of your circle of control. No, I just want to get out of the pain. I Get out of the pain. Stop thinking about it. The pain is not caused by anything that is happening now. It's something that happened maybe what uh, days ago, weeks ago, months ago. If it is still causing you pain, then it is caused by yourself. ये कैसे हो? Yeah. मतलब वो क्या कर रहा है? एक आदमी ने एक कर दी, एक चीज जिसने भी की, एक चीज कर दी और वो आज आपको पेन दे रही है। ये किस तरह की बात है? क्यों दे रही है? ये तो आप कॉज कर रही है ना पेन। फिर ये तो मुझे ठीक करना है, कोई Yeah. और तो नहीं ठीक कर सकता। Yeah. Yes, you're right. ठीक है। Thank you very much. जी, रोज़बिन आप अनम्यूट कर लें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी। सर ये जो द कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन हम पढ़ रहे हैं, इसमें जैसे जितने भी हैं आर या पार, मनफी एनक से देखना, मस्बत पहलू को कमतर समझना, जल्दबाजी में नतीजा निकालना, फिर राय का पहाड़ बना लेना, फिर जज्बाती इस्तदलाल या लेबल लगाना, इन सब में फेथ ऑफ लेंस कहाँ चला जाता है हमें हमारा? जब हम नहीं, फेथ ऑफ ये लेंस नहीं, ये वो नहीं है। यानी आपके इलाज में आएगा ये तो इलाज करेगा। तो अगर हम ये चला जाता है। उस ऐनक से देख रहे होते हैं, जब इन सब चीज़ों को देखते हैं, तो ये आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म हो जाती हैं जैसे सारी चीज़ें राइट, ना। और एग्जैक्टली। फिर
बिल्कुल ठीक है। फिर जैसे यही देखना होगा ना कि यानी जो गलती रिफ्लेक्ट करके जो गलती हुई है उसको सही करना होगा और बाकी चीज़ें यानी नॉर्मलाइज़ हो जाती हैं अल्हम्दुलिल्लाह सही होने लगती हैं, ऐसा ही है। एब्सोल्युटली। आपका तजुर्बा है ये। हैव यू जी इसको सर। देखा आपने? जी मेरा भी सर। यही है। एब्सोल्युटली, एग्ज़ैक्टली मेरा भी यही है। यानी जिस वक़्त आप इसको वाक़ई यानी एक मैं आपको एक चीज़ अर्ज़ करूँ? मेरा एक्सपीरियंस ये है, मेरा यानी आई एम नॉट सेइंग कि दिस गोज़ फॉर 100% एंड आई डोंट इवन थिंक दैट माय एक्सपीरियंस शुड बी एनी स्टैंडर्ड फॉर यू, फॉर एनीबॉडी। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये है, आप भी इस पे सोचिए, क्या ऐसा है कि हम रिलिजन की बात काफ़ी करते हैं, लेकिन असल में वो जो जिस चीज़ को कहते हैं ना कि वो हमारी ज़िंदगी की इंटरप्रिटेशन में शामिल हो रहा हो, वो कोई नहीं है, एक्चुअली है ही नहीं। यानी मैं आपकी खुदा न खास्ता बात नहीं कर रहा, मैं जनरली बात कर रहा हूँ कि आप लोगों को देखते, मिसाल के तौर पर आप ये देखिएगा इसमें कि अगर किसी की वफ़ात हो जाए, तो हमारा जो ज़्यादा फ़ोकस होता है, वो ये होता है कि ये जो पीछे रह गए इनका क्या बनेगा? असल में उसकी तो ज़िंदगी शुरू हो गई है जो गया है, अब शुरू हुई है। ये तो एक छोटे से टेम्परेरी फ़ेज़ से गुज़र रहे हैं, उन्होंने भी चले जाना है, उधर ही जाना है और थोड़ी-सी मुश्किल भी आ सकती है। लेकिन हमारा सारा कंसर्न ये होता है, जबकि असल में ये मौका है ये याद करने का कि एक दिन इटर्नली ख़त्म हो जाऊँगा मैं या इटर्नली जी पड़ूँगा मैं। वो जो जब चला गया है, उसके साथ ये मामला हो गया है। ये जो है हम बड़ी कुरान ख़ानियाँ भी कर लेंगे, दुआए मग़फ़िरत भी करवा लेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन असल में मसला जो होता है, वो हमारा कंसर्न जो होता है, वो ये होता है, ये पीछे जो रह गए हैं। हम अपने किसी बच्चे की विलादत पे आप जाते हैं, मुबारकबाद देते हैं, उससे कहते हैं कि यार अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। वो थोड़ा-सा बड़ा होता है, आप पूछते हैं कि क्या क्या करोगे बड़े होके? तो माँ-बाप जो हैं, उनकी ख़्वाहिशात सारी की सारी जो है, वो दुनिया के एम्स होते हैं उनके, सारी की सारी। जी। यानी कितनी अजीब-सी बात है कि हम असल और ये जब सोचते हैं हम, वो कुरान मजीद ने कहा ना कि जिस वक़्त लोग हज जैसे मौके पे भी जाते हैं, तो सारी की सारी आप कभी इसका तजर्बा करके देखिएगा, अपने रिश्तेदारों को मैसेज करके कहिएगा कि मैं हज पे या उम्रे पे जा रही हूँ, तो दुआएँ। अगर कोई दुआ हो तो बताइएगा। आप गौर करके देखिएगा क्या दुआएँ में आती हैं, सारी की सारी दुनिया से रिलेटेड है, ऑल ऑफ देम। चेक करके देखिए। मैंने इसको यानी ये ठीक हो जाए, वो ठीक हो जाए, ये कारोबार चल पड़े, ये मामला ठीक हो जाए, यू नो ये भी ठीक हो जाए। वो देखें कुरान मजीद ने क्या खूबसूरत बात की है कि वो दोनों की बैलेंस के साथ मांगो। ये दुनिया की ज़िंदगी तो सफ़र है, इसमें इतनी मुश्किल पड़ गई तुम खुदा को भूल जाओ, तो ऐसा तो ना हो जाए ना। इसलिए इसके लिए भी हसना मांगो, उसके लिए भी हसना मांगो, लेकिन हमारा पूरा फोकस ही उधर है। तो इसलिए ये प्रॉब्लम्स हैं, आप ये बात ठीक कह रही हैं। यानी जिस वक़्त ये प्रॉब्लम पैदा होती हैं, उस वक़्त हम ये भूले हुए होते हैं कि असल में हमें किस लेंस से देखना है, अनफॉर्चुनेटली। एंड दिस वे विल ब्रिंग, जब मैं बात करूँगा ना जी इस पे कि हम इसको किस-किस तरह से ठीक कर सकते हैं, तो कुछ तो उसके वो मेथड्स भी हैं जो कि साइकोलॉजी में, कॉग्निटिव साइकोलॉजी में आप किसी भी किताब में, जिस तरह मैं कह रहा हूँ डेविड बर्न्स की किताब को देख लें। लेकिन एक ये वाला मेथड वो है जो कि आपको सिर्फ़ मेरी साइकोलॉजी जी, में ही जी, नज़र सही आएगा। बात कर रहे हैं आप। दूसरों की फौदगी में क्या पहले तो मैं अपने अपने बारे में भी यही सोचती थी ना कि जाना तो है, अगर चली जाऊँगी तो पीछे क्या होगा? बच्चों का क्या राइट, होगा है? लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह ये राइट, हुआ कि मेरा क्या होगा आगे या बिल्कुल, बच्चों के जाने के बाद बच्चों का क्या होगा? अब ये फ़िक्र सताने लगी। अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो है सर मसला। यही कि असल मसला ये है, वो तो असल में अब उधर चले गए जिधर रहना है। जी, वो तो ख़त्म ही हो जाना है। तो ये सर जो इससे जगह काफ़ी है, जो हेल्प मुश्किल मिलती है आनी है, वो ना? तो ख़त्म हो जाएगी। जब हम एब्सोल्यूटली, इन सारी चीज़ों को एब्सोल्यूटली मैं फेस तो ऑफ यही लेंथ समझता से हूँ। देखते हैं और फिर रिफ्लेक्ट करते हैं, तो हमारी गलती भी होती है, वो भी नज़र आने लगती है, उसको सुधार भी सकते हैं और ईज़ी भी हो जाता है। और ये जो आपने बात की, ये भी ठीक है। आज़माइश तो कहते हैं कि आज़माइश है, लेकिन पहले मैं इसको समझ नहीं पा रही थी। ऐसा लग रहा था कोई बड़ी आज़माइश आएगी तो वही। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि हर लम्हा अपॉर्च्युनिटी यानी इतनी सी बात पे भी सब्र कर लूँगी तो भी अल्लाह ताला जन्नत दे देंगे। राइट, बस यहाँ राइट, खामोश हो जाऊँगी तो भी स जन्नत मिल जाएगी।
क्या बात! ये है बात। असल बात ये है जी कि ये इसको कमतर ना समझें। वो जो है ना, हम निकले कि दुनिया को बदल देंगे, लेकिन अपने घर के बाहर जो पड़ा हुआ कूड़े का कूड़े का वो ढेर था, उसके बारे में हम कुछ नहीं करेंगे। यानी नोटिस में नहीं आएगा ना। हम तो दुनिया में बड़ा कोई काम करने आए हैं। नहीं, नहीं, अल्लाह ताला इस वक़्त मेरे से जो करवाना चाहता है वो कर दूँ। अल्लाह ताला मुझे तौफ़ीक दे देगा बड़ा काम करने की भी। श्योर। थैंक यू सर, चलें, जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू, मोस्ट वेलकम। थैंक यू। जी, चलें, मोहम्मद थैंक उमर आप अनम्यूट कर लें। मोस्ट अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा, वो जो बात है ना जी, वो माज़ी के खूंटे से बन जाना। तो इसमें एक सवाल मेरा ये है सर कि अभी तो मैं फ्यूचर के खूंटे से भी बंधा हुआ, जैसे मैं अभी सवाल पूछ रहा था ना, तो बहुत देर तक मैं यही सोचता रहा कि सवाल पूछने की नौयत कैसे, मतलब अल्फाज कैसे करूँ उसमें। तो बहुत सारा मेरा ये क्या बोले कम्युनिकेशन ही मिस हो गई। इतना पॉइंट्स नोट करने थे वो रह गए। तो एक तो इसमें ये है जी कि जो माज़ी के खूंटे से बन जाना है, तो ये जो हमारी पुरानी इमोशन जो हमें वो करती हैं, इफ़ेक्ट करती हैं, तो उन्हें तो फाइंड कैसे किया जाए कि ये करंट सिचुएशन से रिलेटेड चीज़ नहीं है, बल्कि ये पुराना हमारा कोई अ, ज़हन में पड़ी हुई चीज़ है, जिसकी वजह से हम डिस्टर्ब हो रहे हैं। और दूसरा ये है कि फिर इसे रिकवर कैसे करा जाए सर? एक तो इसमें मैंने कुछ एक्सरसाइज़ेज़ बताई थी जी, जब वो है ना जो टॉपिक है लैडर ऑफ इन्फ्रेंस का, मेंटल पैटर्न्स का, इनको अगर आप देख लें तो ये मेंटल पैटर्न्स, लैडर ऑफ इन्फ्रेंसेस, ये हमारी माज़ी की वजह से हो रही होती हैं। ठीक है, मैं असल में कुछ मीनिंग्स डालता हूँ सिचुएशंस में, तो आप वो उन टॉपिक्स को अगर एक नज़र देख लें, वो मेंटल पैटर्न्स को देख लें, एब्स्ट्रैक्शंस को देख लें, ये जो एब्स्ट्रैक्शंस हम कर रहे हैं आज, ये असल में हमारे माज़ी की वजह से कर रहे होते हैं। आपका एक एक किसी के साथ इंटरेक्शन हुआ, किस तरह का हुआ, अब नेक्स्ट इंटरेक्शन में आप उसकी मेमोरी लेकर आ रहे होते हैं और उससे अगले में उन दोनों की मेमोरी लेकर आ रहे होते हैं और इस तरह ये चल रहा होता है। तो मैं किसी भी बात को मैं किस तरह समझ रहा हूँ, इस इंटरप्रेट कर रहा हूँ किसी की बात को, उसमें ये चीज़ शामिल होती है कि मेरे मेरे इसके साथ माज़ी के तजुर्बात कैसे हैं। तो जब आप वो लिखेंगे, वो एक्सरसाइज करेंगे ना लैडर ऑफ इन्फ्रेंस की या मेंटल पैटर्न्स की या एब्स्ट्रैक्शन की, तो आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ पर मैं एब्स्ट्रैक्टिंग कर रहा हूँ अपने माज़ी की वजह से। इस मौके पर कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तो ये यू बिकम मोर अवेयर। जी, बेहतर है, पर वो इफ़ेक्ट तो होता है ना जिसे मतलब ख़त्म किया जा सकता है हमने अपना उसमें से क्या बोले करंट सिचुएशन में से, अगर हम उसे लेटर ऑफ इन्फ्लुएंस वगैरह को बना लें और ये सब चीज़ें मतलब उसकी एक दफ़ा प्रैक्टिस भी हो जाए, तो क्या वो इफ़ेक्ट कम हो जाता है या कम हो सकता है जी, या उसके लिए अलग एस्पेक्ट है। मिसाल के तौर पर आपके साथ किसी ने कल बेईमानी की थी, किसी रिश्तेदार ने पैसे माँगे, पैसे वापस नहीं दिए, लेट्स से मैं मिसाल दे रहा हूँ सिर्फ़। तो आज आप इस जगह पे खड़े हैं कि उसकी वजह से मैं आज भी थोड़ा-सा परेशान हूँ। तो इसमें अगर ये मसला है तो सबसे पहले तो अपने आप को पहले ये कहें कि मैंने करना वो है जो प्रिंसिपल्स चाहते हैं। ठीक है, मैंने अपने जज़्बात की वजह से, अपने माज़ी की वजह से, अपने खौफ़ की वजह से कुछ नहीं करना। मैंने वो करना है जो प्रिंसिपल्स चाहते हैं। प्रिंसिपल्स क्या चाहते हैं? सबसे पहली चीज़ ये चाहते हैं कि अगर ये वाक़या था कि ऐसा हुआ है, तो लेट मी शेयर इट विद देम। और मैं उनसे कहता हूँ कि देखिए मेरे अंदर ये थोड़ी-सी प्रॉब्लम आ रही है। मुझे आई एम एप्रीहेंसिव कि मैं एक दफ़ा पहले ये करके तो मुझे नुकसान हुआ है। मुझे ये बताएँ कि मैं इससे कैसे निकलूँ? ठीक है? यानी लेट अस बी ऑनेस्ट, जो मेरे दिल में है बात मैं उसको टेबल पे रखता हूँ। लेट अस बी ऑनेस्ट विद ईच अदर, बात करते हैं। ठीक है। अच्छा, नंबर 2 ये कि आपने जो कुछ भी करना है, जो कुछ भी करना है, वो ये समझ लें कि मैंने इर्रिस्पेक्टिव ऑफ मैं लेट्स से एतमाद नहीं है, तो मैं उस पे एतमाद पैदा कर लेता हूँ पहले मैं कन्फर्म कर लेता हूँ कि सिचुएशन वाक़ई ऐसा ही है, जो ये कह रही हैं, और उसके लिए मुझे थोड़ा-सा आउट ऑफ द वे जाना पड़ेगा। अगर मेरे पास इसका टाइम नहीं है, तो फिर मैं ये पहली बात जो मैंने कही है ये कर दें उनसे, और उनसे कहें कि मुझे इस वजह से मेरी कुछ बेएतमादी है। ज़ाहिर है इंसान का एक तजुर्बा जब एक जगह से उसको नुकसान हो जाए, तो बार-बार तो वो वही काम नहीं करता। मुझे ये बताएँ कि मैं किस तरह ये करूँ? यानी थोड़ा-सा ओपन करने की कोशिश करनी है अपने आप को। दिस इज़ एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट। अब ये जो सारी बात है, इसमें कहीं पे भी आप ना तो कोई चालबाज़ी कर रहे हैं, ना कोई किसी के
अपने मेंटल पैटर्न की वजह से कोई मामला कर रही हैं, बल्कि वो मेंटल पैटर्न ने आपको एक डायरेक्शन दे दी है कि मुझे ये कंफर्म कर लेना चाहिए। नो प्रॉब्लम, मैंने अपने उसूलों से नहीं हटना, अपने उसूलों पर ही काम करना है। लेट मी कंफर्म कि काम ठीक करूँ मैं। और ये जो फ्यूचर में के बारे में स्टक हो जाने वाली बात है जी, उसी के बारे में बस सोचे जा रहे तो क्या उसके लिए क्या करें? क्या चीज़ जी? जैसे जैसे फ्यूचर के बारे में ज्यादा बहुत ही आदमी वो रहता है ना जी, कॉन्शियस कि ये गड़बड़ ना हो जाए, ये ना हो जाए, इस अच्छे से प्रेजेंट कर दूं मैं चीजों को। नहीं, आपने असल में ये देखना है कि मैं इस वक्त क्या प्रिकॉशंस ले सकता हूँ। गड़बड़ होनी है तो हो जाएगी फिर भी। आप असल में सारे फैक्टर्स को कभी कभी ना तो असेस कर सकेंगे, ना कंट्रोल कर सकेंगे। आपने जो चीज़ ठीक है, एक रीज़नेबल रिस्क तो आपको हर वक्त दुनिया में लेना है। आप जब अपने घर से निकलते हैं दफ्तर जाने के लिए, अपने काम पे जाने के लिए, तो एक रिस्क लेते हैं। ठीक है, यू डोंट नो इफ़ यू विल बी एबल टू कम बैक, और यू डोंट नो व्हाट विल हैपन व्हेन यू लेफ्ट द हाउस। ये हम रिस्क ले रहे हैं, ये अनसर्टेनिटी है ज़िंदगी में, और इस अनसर्टेनिटी के साथ ही हमें जीना है। और इसलिए उनकी ज़िंदगी आजमाइश है। हो जाएगी, अगर नुकसान हो जाएगा तो हो जाएगा। मुझे जो ज़िम्मेदारी है मेरी, वो ये कि मैं अपने इल्म की हद तक बेहतरीन फ़ैसला करूँ। वो बेहतरीन भी हो सकता है गलत निकले, तो कोई नहीं, सीखूँगा फिर। वो जो पाकिस्तानी टीम के कप्तान ने कहा था ना कि या तो हम मैच जीतते हैं या फिर हम लर्न करते हैं। माशाल्लाह आजकल तो लर्निंग ही लर्निंग चल रही है ना उनकी, तो लर्न करें ज़्यादा से ज़्यादा, कीप लर्निंग। शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। यू वेलकम जी। जी। जी, मुजाहिद साहब आप अनम्यूट कर लें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम सर अस्सलाम। जैसे हमारी बहन ने अभी बताया कि अपने बारे में सोचना है जब इंस्टेंट के किसी के बारे में सोचने से बेहतर है। मेरा सवाल ये था कि जब आज की गुफ्तगू के अंदर मैंने जब आपको बहुत ज़्यादा कोई तंग कर रहा है, बार-बार तंग कर रहा है या ऐसी सिचुएशंस आ रही हैं, तो यूजुअली मैं एक तरफ हट के बैठ जाता हूँ, उनको छोड़ देता हूँ, यानी उस रास्ते से हट जाता हूँ। तो फिर लोग ये कहते हैं कि अरे आप तो अ, इस काबिल नहीं होता कि दुनिया को छोड़ के बैठ सकें सो ऑन। तो क्या ये रवैया दुरुस्त? दुरुस्त है, इससे बेहतर ये है कि तंग होना बंद कर दें। यानी इंसान के बारे में ये याद रखें कि जब उसको, और ये थोड़े से इंटरेक्शन में पता चल जाता है कि मुझे क्या चीज़ तंग, मैं ये जो जिससे मैं बात कर रहा हूँ इसको क्या चीज़ तंग करेगी। मैं मिसाल के तौर पर आपसे अगर 3-4 दफ़ा मिलता हूँ और मुझे आपके साथ लोगों की इंटरेक्शंस को देखता हूँ, तो मुझे इसका अंदाज़ा हो जाएगा बड़े आराम से कि आपको क्या चीज़ें तंग करती हैं। यानी सारी चीज़ों का तो नहीं हो जाएगा, लेकिन कुछ चीज़ों का हो जाएगा। और ये बच्चों में भी होती है कि हम ये बड़ी अच्छी तरह जान लेते हैं कि ये जो टीचर आया है, इसको क्या चीज़ तंग करेगी, और फिर हम वो करते हैं। अगर वो टीचर खुद थोड़ी-सी मैच्योरिटी दिखा दे और वो ये कहे कि मैंने अब इस पे तंग नहीं होना, तो फिर दूसरे के लिए फ्रस्ट्रेशन का बायस हो जाएगा, अगर उसका मकसद तंग करना है। ठीक है सॉरी जी? फॉर इंटरप्शन सर, जब लोग आपको बिलावजह आप ठीक हों, किसी के हेल्पफुल हों और फिर भी आपको वो अपनी नेचर के तौर पे आपको डिस्टर्ब करें या ऐसी नेगेटिविटी हो, तो उस सूरत में थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है साइकोलॉजिकली के बर्दाश्त करना कि आप ठीक हैं और आपको बार-बार उसको तंग किए जा रहे हैं। तो हुँ। इस सिलसिले नहीं, में फिर मैं इंसान असल का में यही अर्ज़ कर रहा हूँ कि एक तरीका तो ये कि अवॉइड कर लें, ठीक है? आपने वो मौका नहीं आने दिया। और दूसरा तरीका ये कि अपने आप को, आपने बड़ा अच्छा लफ्ज़ यूज़ किया है, थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। इस मुश्किल से गुज़ार के अपने आप को उस प्लेटफ़ॉर्म पे ले आएँ कि अब मुझे ये चीज़ तंग नहीं करेगी। इसका एक प्रोसेस होता है जी। यानी अपने ऊपर सेल्फ रिफ्लेक्शन कि मैं इसको क्या समझ रहा हूँ। मिसाल के तौर पर किसी ने गाली दे दी है तो मुझे क्यों बुरी लग रही है? इसलिए कि मैंने उसको पता नहीं किस मानी में ले लिया। लेकिन ये बात कि मैं अब अपने आप को इस जगह पे, क्योंकि ये मुझे तंग कर रही है, अब मैंने इससे उठना है और इस जगह पे पहुँचना है कि ये मुझे तंग ना कर सके। ये मेरी मैच्योरिटी होगी। वो जो ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि दिस इज़ अ बेटर पाथ। ये कुछ लोगों के लिए इस अपनी कैपेसिटी ज़ाहिर है कि हर आदमी ने खुद डिटरमिन करनी है, लेकिन अपनी लिमिट्स को बढ़ाने की कोशिश करनी है हमने। यानी सब्र की, बर्दाश्त की, ये सारी लिमिट्स को बढ़ाने, ये हमारी ग्रोथ है,
ठीक है? आप जिस वक़्त मुश्किलें अवॉइड करते हैं तो वो अपॉर्च्युनिटीज़ बंद हो जाती हैं। मैं ड्राइविंग ख़त्म कर दूँ तो मुझे जो रोड रेज है वो फ़ील नहीं होगा। लेकिन अगर मैं रोड रेज पे काबू पाना चाहता हूँ, तो मुझे ड्राइविंग के अंदर वो स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करनी पड़ेंगी जो मुझे रोड रेज पे काबू दिलाए। अवॉइडिंग दैट विल नॉट हेल्प यू ग्रो। फेसिंग दैट and then developing strategies and failing is all right, failing is not a problem, ये याद रखें। यानी फेलिंग मसला नहीं है, असल मसला गिविंग अप मसला है। जब आप अपने आप को निकाल लेते हैं सिचुएशन से तो असल में एक नौयत का गिव अप कर देते हैं। सॉरी, इस सिचुएशन से कैसे निकलेंगे जब जब आपका ओपोनेंट है वो ये समझना शुरू कर देता है कि ये तो वीक है, फॉर एग्जांपल, और हम ये खुद समझना शुरू कर देते हैं कि इसको, अगर हम इसको अपॉर्चुनिटी दी बार-बार एक सेम बिहेवियर करने की, तो ये बार-बार ऐसा करते रहेगा, बाज नहीं आएगा। तो उस सिचुएशन में अलग हो जाना ही बेहतर है कि उस सिचुएशन में कुछ और कुछ करना चाहिए सर? नहीं, आपका ओपोनेंट जो है वो, जब आप ओपोनेंट का वर्ड बोलते हैं तो इससे क्या मुराद है? यानी वो क्या कंट्रोल करता है आपकी ज़िंदगी का? हम What kind of control does he have? नथिंग सर, एक्चुअली कुछ नथिंग। तो लेट हिम थिंक व्हाट ही वांट्स टू थिंक। वो अगर समझता है कि मैं वीक हूँ, तो यानी लेट्स से किसी आदमी का ख्याल ये है कि मैं वीक हूँ, तो सबसे पहले तो मैं ये समझूंगा कि हाँ, बहुत सारी चीज़ों में तो मैं वाकई बहुत वीक हूँ, ऐसा तो है। अच्छा, वो ये समझता है कि नहीं, इस काम के लिए ये वीक है, तो मैं अगर असेस करता हूँ कि नहीं मैं वीक नहीं हूँ, तो मैं उसको बता दूंगा कि मेरे मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है, लेकिन मैं उसकी राय तो नहीं बदल सकता। लेट हिम सॉरी, थिंक व्हाट ही वांट्स। आई थिंक मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर हम किसी को बार-बार मौका देंगे तो वो मुझे समझना शुरू कर देगा कि मैं वीक हूँ और मैंने उसका प्रॉपर जवाब नहीं दिया, और फिर वो इस बात को नहीं और लोगों नहीं, को एक चीज़, मौका देने का क्या मतलब है? व्हाट डू यू मीन बाय मौका देना? अ, लेट्स से मेरे पास एक मुलाजिम है, लेट्स से मैं मिसाल दे रहा हूँ, उसने एक गलती की है आज, मैंने उसको समझाया, बड़ी मैंने उससे कोई बेहतरामी नहीं की, मैंने उसको कोई गाली नहीं दी, मैंने उसको कोई डांटा नहीं, ऊंचा नहीं किया, मैंने कहा यार ये ठीक नहीं किया। और मैंने अपने अपने ये जो मेरे साथ काम करते हैं, मैंने इनसे कहा कि ये जो पेड़ है ना, इसको इस हाइट तक कर दें कि आदमी खड़ा होकर तो ऊपर तक पहुंच सके, मतलब इट शुड नॉट बी वेरी टॉल, बहुत ऊंचा नहीं होना चाहिए। तो जब अब मैं देखता हूँ तो बहुत ऊंचा है, तो मैं उनसे कहता हूँ ज़रा एक दफ़ा साइड ऐसे खड़े होकर देखें क्या ये इतना ही है? तो कहते नहीं, इतना तो नहीं है। तो मैंने कहा तो मैंने ये कहा था आपसे, तो इसको ठीक कर लें, जब नेक्स्ट टाइम आप मौका मिले तो इसको ठीक कर लें, उस साइड पे ले आएँ। तो इसके बाद दूसरी चीज़ों में भी ये गलती हुई, तो मैंने फिर उससे ये कहा 2-3 दफ़ा, तो फिर मैंने उससे कहा, मैंने कहा यार अब अगर ठीक ना हो तो फिर मुझे ये ज़िम्मेदारी किसी और को देनी पड़ेगी, ठीक है? आई एम नॉट बीइंग डिसरिस्पेक्टफुल, आई एम नॉट बीइंग, आई हैव टू टेक माय डिसीजंस। ये बात कि किसी ने आपके साथ मामला ठीक नहीं किया, तो उसको बताएँ कि आइंदा अगर ये गलती हुई तो ये फिर ये उसका खमियाज़ा होगा। यानी इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कोई अब शोर मचाना है, कोई गाली देनी है, कोई ज़ोर देना है, कोई उसको बताना है कि उसकी वालदा जो थी वो उन्होंने गलत पैदा कर दिया उसे। नथिंग लाइक दैट, यू नो। आई जस्ट आई नीड टू टेल हिम दैट यू आर नॉट फिट फॉर दिस थिंग। मुझे फिर किसी और बंदे से काम कराना है। शुक्रिया सर, बात समझ आई। ठीक है, थैंक यू जी। जी, सर मेरा ख्याल है रह गया है और आसिफ साहब ने भी हाथ खड़ा किया। मेरा ख्याल है आसिफ साहब को तो टाइम दे देते हैं जी, वो उन्होंने वो भी तो अपडेट करनी है। थैंक जी, यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह खैरियत से हैं जी? जी, अल्लाह का शुक्र। एक तो मेरा सवाल भी था इस टॉपिक के हवाले से भी, और फिर थोड़ा-सा मैं अपडेट भी देना चाह रहा था। तो अब इनमें से मुझे एक चूज़ करना है या मैं दोनों कर आप अगर एक कर लें आज, अगली दफ़ा सवाल कर लें, क्योंकि हमारे पास टाइम तो बिल्कुल लिमिटेड ख़त्म ही हो गया। जी। जी। हमारा कंडीशनिंग सर्कल जो एक्चुअली हमारे इन सेशंस का जिसमें इस वक़्त हम हैं, एक उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है प्रैक्टिस के हवाले से। उसमें हम 3 वैल्यूज़ को प्रमोट कर रहे हैं, ओनरशिप की, इंक्लूजन की और कंसल्टेशन की। अ, इन चीज़ों को हम प्रमोट कर रहे हैं और इनके तहत अब क्वालिटी ऑफ पार्टिसिपेशन वो बेहतर हुई है। सेशन ज़्यादा इंटरैक्टिव हो रहे हैं, एक्टिविटी बेस्ड हम सेशंस कर रहे हैं। नए वॉलंटियर्स हमें मिल रहे हैं और हमारी जो मॉडरेशन है सेशंस की, वो भी अब नए लोग उसमें आ जाएँगे। और एक्टिविटीज़ को हम केयरफुली क्राफ्ट कर रहे हैं कि वो फ़ोकस्ड हों, ईज़ी हों,
ईज़ी टू डिफ़िकल्ट पाथ पे हम लेके चलें। तो इस तरह से ये चल रहा है और कल हमारी इस पे डिस्कशन हो रही थी कि हमें इसको क्या जो इनिशियल कॉन्सेप्ट्स हैं, इनके साथ क्या बाद के कॉन्सेप्ट्स का भी ज़िक्र करना चाहिए जब डिस्कशन आए या उसको फ़िलहाल अवॉइड करना चाहिए ताकि लोगों को मुश्किल ना हो? क्योंकि जब बहुत ज़्यादा चीज़ें एक ही दफ़ा सामने आ जाएँगी डिस्कशन में, तो वो ओवरवेल्म भी कर रही होंगी। तो इस पे अभी हमारी गुफ्तगू चल रही है कि इसका क्या करें? बट आई एम इन्क्लाइंड कि इसको पहले ईज़ी रखा जाए। I think you're right. I would also think so. Start with small steps. जी, जी। तो ये अपडेट है। दिस इज़ एनकरेजिंग। ज़बरदस्त जी, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ताला अच्छा काम करने की तौफीक दे और कबूल फरमाए इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी जी, मच जी। थैंक यू आमीन, वेरी आमीन। मच। थैंक यू। खुश रहें अल्लाह सब। हाफ़िज़। सबके लिए जी दुआएँ। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू जी फरिया, आपका बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जी। बस अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।